Hello friends, this is Sar Kashyap and welcome back to Percham. I hope you all are well. In last class, we discussed MCQs on financial market, and in today's class, we are going to discuss MCQs on economic planning with a special focus on 5-year plans and LPG reforms. So without any delay, start करते हैं हम अपनी आज की क्लास. सबसे पहले देखते हैं अपना previous day question. So the question was, which among the following is Asia's oldest stock exchange? You were having four options. Option A, National Stock Exchange, B, Kolkata Stock Exchange, C, Bombay Stock Exchange, D, Shanghai Stock Exchange. So the correct answer is option C, Bombay Stock Exchange. ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है. बात करें कुछ और फैक्ट्स की विथ रिगार्ड टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. सो इट इज लोकेटेड ऑन दलाल स्ट्रीट इन मुंबई. इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1875 में बाय अ कॉटन मर्चेंट नेमली प्रेमचंद रॉयचंद. ये दुनिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है. ये 30 स्टॉक्स पे बेस्ड है एंड इसका जो इंडेक्स है इसे हम कहते हैं सेंसेक्स एंड ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है. ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. अब बढ़ते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस के साथ. पहला क्वेश्चन क्वाइट इजी है. क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1949, बी 1950, सी 1951, डी 1952. द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 1951. इंडिया की पहली 5-year प्लान 1951 में स्टार्ट हुई थी. और ये जो हमने 5-year प्लान का आइडिया है वो हमने लिया था रशिया से, यानी कि अर्स्टवाइल यूएसएसआर से. सो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. बात करें हमारे देश में इकोनॉमिक प्लानिंग की तो उससे रिलेटेड थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं, थोड़े बहुत डाटा हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए. जैसे कि इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसएसआर, पीएम जवाहरलाल नेहरू एस्टैब्लिश्ड प्लानिंग कमीशन ऑन मार्च 1950, यानी मार्च 1950 में यूएसएसआर से इंस्पिरेशन लेकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत में प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश की. अप्रैल 1951 में पहला 5-year प्लान स्टार्ट हुआ. 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को सेटअप किया गया जिसका काम यह था कि जो भी 5-year प्लान प्लानिंग कमीशन बनाएगी उसको हम फाइनल अप्रूवल देंगे. सो फाइनल अप्रूवल का काम किसका था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का. बट लेटर ऑन इन द ईयर 2015 इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया जाता है नीति आयोग के साथ. नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. सो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको. बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. Which of the following was the main reason behind initiating the economic reforms in the country? So जो हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, उसके पीछे मेन कारण क्या थे? ऑप्शन ए, इंडिया वाज फेसिंग अ ह्यूज फिस्कल डेफिसिट इशू. बी, इंडिया हैड एन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. सी, द राइज इन द प्राइसेस ऑफ सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज. डी, ऑल ऑफ द अबव. सो कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल थे 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पीछे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. यानी कि तीनों के तीनों रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पीछे. जो 1990s में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे थे उसके पीछे का कारण यही था कि हमारे देश में बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट इशू था. जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो इंडिया के फेवर में नहीं था एंड बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ चुकी थी. ठीक है, तो इन तीन कारणों की वजह से ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1990s में. इस स्लाइड में 1991 में हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पीछे के कारणों को, पीछे के रीजंस को थोड़े बहुत अलग तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है. सो जो हमारा 1990s का इंडिया था वो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था एक्सटर्नल डेब्ट के रिगार्ड में. जो भारत सरकार थी उसने बहुत सारे पैसे लोन में लिए थे अब्रोड से. अब उन लोन्स को वो रीपे नहीं कर पा रही थी. जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बहुत ज्यादा कम हो चुका था. वो इतना कम हो चुका था कि हम इवन फोर्टनाइट के लिए भी सस्टेन नहीं कर पाते. हम इवन 14 दिनों के लिए भी सस्टेन नहीं कर पाते. आ रही है बात समझ आप? हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था वो इतना कम था कि लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को तो छोड़ो, हम लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है उसको भी नहीं पे कर पा रहे थे. इस कारण से कोई भी कंट्री या फिर कोई भी इंटरनेशनल फंडर इंडिया को लोन देने के लिए राजी नहीं था. क्योंकि कोई भी देश, कोई भी इंटरनेशनल फंडर डूबते हुए देश पे, डूबते हुए इकोनॉमी पे पैसा लोन नहीं देना चाहेगा, है ना. इन कारणों की वजह से इंडिया ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक को एंड इवन आईएमएफ को अप्रोच किया एंड उनसे $7 बिलियन का लोन लिया इकोनॉमिक क्राइसिस को मैनेज करने के लिए. बट ये जो लोन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दे रहे थे वो फ्री फोकट का नहीं दे रहे थे. इस लोन के
बदले में उन्होंने कुछ शर्तें रखी इंडिया के सामने, जैसे कि उन्होंने कहा कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, इंडिया को अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा। एंड इन्हीं कारणों की वजह से फिर इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई एंड इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका जो फ्यूचर था हमेशा के लिए चेंज कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ, यानी आर्थिक नियोजन किसकी एक अनिवार्य विशेषता है। इकोनॉमिक प्लानिंग इन चारों में से किसका फीचर होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, मिक्स्ड इकोनॉमी का, या फिर ड्यूअल इकोनॉमी का? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सो जो भी समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसका एसेंशियल फीचर होता है इकोनॉमिक प्लानिंग, एंड ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी की तो इसे कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है। ऐसी इकोनॉमी में होता क्या है कि जितने भी प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन के मीन्स होते हैं उनको गवर्नमेंट ओन करती है, एंड यहाँ जो प्रोडक्शन का मोटिव होता है वो होता है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड साथ ही साथ सोशल वेलफेयर। जो प्राइजेस होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की उनको गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है। इन कारणों से जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उनको हम प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? क्यूबा, चाइना, नॉर्थ कोरिया एक्सेट्रा। सोशलिस्ट इकोनॉमी के खुद के ही कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी सोसाइटी का बैलेंस डेवलपमेंट इंश्योर करती है। ऐसी इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस एब्सेंट होते हैं, साथ ही साथ जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस होती हैं उनको कंट्रोल पे रखा जाता है। बट एट द सेम टाइम सोशलिस्ट इकोनॉमी के कई डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन जो होता है वो बहुत कम होता है। अब कंपटीशन कम है तो गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी कम होगी एंड देयरफॉर ये सारी चीजें कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन होता है वो एवरेज होता है, देयरफॉर जो ग्रोथ होगी वो भी एवरेज होगी। इसको हम समझ सकते हैं अपनी इंडियन रेलवेज का एग्जांपल लेकर। सो इंडियन रेलवेज पे पहले क्या था कि पूरा का पूरा कंट्रोल किसका था? इंडियन गवर्नमेंट का। तो कंपटीशन तो था नहीं कहीं, देयरफॉर इंडियन रेलवे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था उसकी क्वालिटी समवट लो थी एंड ये जो कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं था। बट ओवर द टाइम थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन किया गया इंडियन रेलवेज पे एंड अब जो क्वालिटी है वो इनहेंस होती दिख रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following was one of the most important measures introduced in the foreign trade policy from 1991? यानी कि 1991 के बाद जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया की थी उसमें एक सबसे बड़ा स्टेप क्या लिया गया था, उसका एक सबसे बड़ा मेजर क्या था? ऑप्शन ए, द रिडक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी जो दूसरी कंट्रीज से भारत में इंपोर्ट्स हो रहे हैं उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको कम कर देना। बी, द रिडक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स टू अदर कंट्रीज, सो जो हमारे देश से एक्सपोर्ट्स हो रहे थे उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस को कम करना। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्योंकि 1991 के बाद जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी उसमें ये इंश्योर किया गया कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को खोला जाए, उसको समवट ओपन किया जाए, उनमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिड्यूस किया जाए। क्लियर है बात? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द वेरी फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ, यानी कि जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? ए, महालनोबिस मॉडल, बी, हारोड-डॉमर मॉडल, सी, बॉम्बे प्लान, डी, नन ऑफ दीज। सो किस मॉडल पे आधारित थी इंडिया की पहली 5-year प्लान? द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, हारोड-डॉमर मॉडल। सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बात करें फर्स्ट 5-year प्लान की तो ये चला 1951 से 1956 के बीच, ये हारोड-डॉमर मॉडल पे बेस्ड थी। फर्स्ट 5-year प्लान पे जो मेन फोकस था वो था एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड पावर। फर्स्ट 5-year प्लान में हमने 3.6% की ग्रोथ रेट अचीव की थी, हालांकि टारगेट 2.1% का रखा था बट हमने टारगेट से ज्यादा ग्रोथ अचीव की। एंड फर्स्ट 5-year प्लान के टाइम ही हमने IITs को सेटअप किया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था इंडिया की एजुकेशनल हिस्ट्री के लिए। ठीक है, इंडिया के एजुकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ द इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया?
सो जो इनवर्ड एफडीआई होती है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? इनवर्ड एफडीआई यानी कि बाहर का पैसा अगर इंडिया पे आता है तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? ऑप्शन ए, द इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हेल्प्स टू ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री, यानी कि भारत में फॉरेन एक्सचेंज आता है इसके थ्रू। सेकंड, द इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हेल्प्स टू ब्रिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनटू द कंट्री, भारत में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है इसके थ्रू। ऑप्शन सी, द इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हेल्प्स टू ब्रिंग मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज इनटू द कंट्री, यानी कि मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज भी आता है एफडीआई के थ्रू। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इजी सा क्वेश्चन है ये, अगर आप थोड़ा बहुत लॉजिक भी लगा लो तो इसका आंसर आपको बन जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो इनवर्ड एफडीआई आता है वो अपने साथ केवल पैसा नहीं लाता, पैसों के साथ साथ टेक्नोलॉजी लाता है एंड साथ ही साथ मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज लाता है। Therefore, option D, all of the above would be our correct answer. Question number 7. When was the new economic policy announced? So जो भारत की नई आर्थिक नीति थी उसकी घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। इजी सा क्वेश्चन है ये। द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 1991 एंड उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? श्री पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। Question number 8. Which of the following statements correctly describes the process of initiating foreign exchange reforms? ऐसा पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स हुए थे। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट्स उन फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स को करेक्टली डिस्क्राइब करते हैं? ऑप्शन ए, द रुपीज डीवैल्यूड अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी, बी, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, C, the exchange rate is determined by the market forces, D, both A and C are correct. So what's the correct answer? इसका करेक्ट आंसर है both A and C are correct, क्योंकि पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के पार्ट के रूप में जो रुपये की वैल्यू थी उसको कम कर दिया गया अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था वो तो इंडिया फॉलो कर रहा था सिंस इंडिपेंडेंस एंड इस सिस्टम को बंद कर दिया गया 1991 में एंड इसको रिप्लेस किया गया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के थ्रू। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब ये है कि अब ये जो रुपी की वैल्यू है, जो हमारी करेंसी की वैल्यू है, वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, वो कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्सेस। सो स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी आर करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9. Which 5-year plan aim to double per capita income of India in next 10 years? So एक ऐसा 5-year plan था जिसने ये वादा किया था, जिसने ये एम किया था कि हम इंडिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम को डबल कर देंगे आने वाले 10 सालों में। हुआ तो नहीं ऐसा, बट आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा सोचा किसने था, किस 5-year प्लान ने ऐसा एम लिया था? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी फिफ्थ, ऑप्शन सी सेवेंथ, ऑप्शन डी 10th। द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 10th। सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 10th 5-year प्लान ने वादा किया था कि हम इंडिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम को डबल करेंगे आने वाले 10 सालों में। सो 10th 5-year प्लान एम्स टू डबल पर कैपिटा इनकम इन नेक्स्ट 10 years। ठीक है, सो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। 10th 5-year प्लान को थोड़ा बहुत डिटेल में देखें तो ये चला था 2002 से 2007 के बीच। इनमें लीडरशिप किसकी किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह की थी एंड जो एम था वो था पर कैपिटा इनकम को डबल करना आने वाले 10 सालों में। सो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following statements accurately describes the industrial policy of India before the liberalization, globalization and privatization reforms? यानी कि जो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए उससे पहले जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उस पॉलिसी के रिगार्ड में इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? ऑप्शन ए, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिफोर 1991 वाज प्रो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म, यानी कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो प्रो पब्लिक थी, यानी कि ऐसे सेक्टर्स के फेवर में थी जो गवर्नमेंट की थी। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिफोर 1991 वाज प्रो प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिफोर 1991 वाज एन एंटी पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म। The industrial policy before 1990 was an anti-private sector reform. So what's the correct answer? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए,
द इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिफोर 1991 वाज प्रो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म, यानी कि जो 1991 से पहले जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो किसके फेवर में थी? पब्लिक सेक्टर्स के फेवर में थी। ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर्स के खिलाफ नहीं थी बट पब्लिक सेक्टर्स के फेवर में थी। सो ऑप्शन ए वुड बी आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द टॉप प्रायोरिटी इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया? सो जो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी, प्रायोरिटी क्या थी? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, बी स्टील प्लांट्स, सी पोर्ट्स, डी इंडस्ट्रीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एग्रीकल्चर। सो भारत का जो पहला 5 ईयर प्लान था उसकी टॉप प्रायोरिटी थी एग्रीकल्चर, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ ना तो हमारा देश जो है ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को इतना ज्यादा खोखला कर दिया था कि हमारा देश अपने लिए खाना तक नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा था। हम बाहर के देशों से फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट कर रहे थे। तो हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर थी कि सबसे पहले हमारे लोगों को एग्रीकल्चर में फोकस करना पड़ेगा, हमारे देश को अपना फूड प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कम से कम हम अपना खाना तो खुद का बना पाए तभी तो हम बाकी चीजों की तरफ भागेंगे। ठीक है ना, इस कारण जो पहला 5 ईयर प्लान था उसकी प्रायोरिटी थी एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 12, फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिफर्स टू? ऑप्शन ए टैक्सेशन पॉलिसी, बी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी, सी बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए नॉर बी। सो जो फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की वो उसका मतलब क्या है? ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी इज ऑल अबाउट बजट एंड बजट किसके बारे में बात करता है? बजट बात करता है टैक्स की, बजट बात करता है एक्सपेंडिचर की। सो ए एंड बी दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट है। सो ऑप्शन सी वुड बी आवर करेक्ट आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच 5 ईयर प्लान द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज सेट? यानी कौन सा ऐसा 5 ईयर प्लान था जिसका ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस? आजकल हम बात करते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। सो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात तो सिंस इंडिपेंडेंस हमारे देश में की जा रही है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है किस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस? ऑप्शन ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फिफ्थ, डी सिक्स्थ। The correct answer to the question is option B, fourth 5 year plan. फोर्थ 5 ईयर प्लान को थोड़ा बहुत डिटेल से देखें तो ये 1969 से 1974 के बीच में चला था। ये अशोक रुद्र एंड एलन मैनी के मॉडल पे बेस्ड था। इस पे मेन फोकस तो वही था जो हमने डिस्कस किया, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। एंड इस पे हमने ग्रोथ रेट अचीव की थी 3.3% की। हालांकि टारगेट ज्यादा रखा था बट उतना हम अचीव नहीं कर पाए क्योंकि 1969 से 1974 के बीच में ही इंडो पाक वॉर होती है। एंड आप जानते हो कि जब कभी वॉर होती है तो इकोनॉमी थोड़ी बहुत डगमगा जाती है, थोड़ी बहुत क्या बहुत ज्यादा ही डगमगा जाती है। तो इंडिया अपने डिजायर्ड ग्रोथ रेट को फोर्थ 5 ईयर प्लान में अचीव नहीं कर पाया था। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू रिलैक्सेशन ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस? यानी कि निम्नलिखित में से कौन पिछले सरकारी प्रतिबंधों में छूट को संदर्भित करता है? इन चारों में से ऐसा कौन सा टर्म है जो हमें बताता है कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस को अब रिलैक्स किया जा रहा है? ऑप्शन ए प्राइवेटाइजेशन, बी ग्लोबलाइजेशन, सी डिसइन्वेस्टमेंट, डी लिबरलाइजेशन। द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है वैश्वीकरण, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है विनिवेश करना एंड लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण, यानी कि सरकार उदार हो गई, सरकार लिबरल हो गई, सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो अब रिलैक्स कर दिए। ठीक है, देखो हुआ क्या कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत ज्यादा रूल्स एंड लॉस बनाए गए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए। बट लेटर ऑन ये फाउंड किया गया कि ये जो रूल्स एंड लॉस थे जिनका पर्पस ये था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाए, वो अब कुछ ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहे हैं एंड देयर बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के वे में हिंड्रेंस की तरह, एक ऑब्स्टिकल की तरह एक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया इन रिस्ट्रिक्शंस को, इन रूल्स एंड लॉस को खत्म करने के लिए, सो दैट जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो कर सके, वो डेवलप कर सके। क्वेश्चन नंबर 15, which 5-year plan is not correct among the following? ऑप्शन ए फर्स्ट 1951 to 1956,
सेकंड 1956 टू 61, थर्ड 1961 टू 66, फोर्थ 1966 टू 1971। इन चारों में से एक ऐसा 5 ईयर प्लान है जिसका टेन्योर यहां सही नहीं है, तो आपको ये बताना है वो कौन सा 5 ईयर प्लान है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फोर्थ 5 ईयर प्लान। यहां फोर्थ 5 ईयर प्लान की टेन्योर दी हुई है 1966 से 1971, बट ये गलत है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा बहुत डिटेल में समझते हैं। तो देखो, जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो 1961 से 1966 के बीच चलता है, बट ये 5 ईयर प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है क्योंकि 1961 से 1966 के बीच इंडिया 2 वॉर फेस करती है। पहली लड़ाई वो लड़ती है चाइना के साथ 1962 में, एंड दूसरी लड़ाई वो लड़ती है पाकिस्तान के साथ 1965 में। इन वॉर्स के कारण इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी, पूरी तरीके से खोखली हो चुकी थी, ठीक है। एंड ये वाला जो 5 ईयर प्लान था वो सक्सीड नहीं हो पाता है। देयरफॉर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका था, तो गवर्नमेंट ने 3 एनुअल प्लान्स अनाउंस किए जिनको कहा गया प्लान हॉलीडेज। 1966 से 1969 के बीच इन प्लान हॉलीडेज को अनाउंस किया गया था, एंड इन प्लान हॉलीडेज में एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर को इक्वल प्रायोरिटी दी गई थी। तो देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में प्रायोरिटी एग्रीकल्चर को दी गई, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री को। अब ये जो प्लान हॉलीडेज से यहाँ क्या किया गया है, प्रायोरिटी हम इक्वली दे रहे हैं एग्रीकल्चर को भी और इंडस्ट्री को भी, यानी कि किसी एक को हम ज्यादा फेवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो 1966 से 1969 के बीच प्लान हॉलीडेज चले, एंड देन 1969 से 1974 के बीच हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान चला था। देयरफॉर ऑप्शन डी हमारा गलत था उधर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड विद नीति आयोग? सो योजना आयोग को नीति आयोग से कब बदला गया था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 2013, बी 2014, सी 2015, डी 2016। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2015। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? सो जो भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, किसे आर्किटेक्ट कहा जाता है इंडियन प्लानिंग के? ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस, बी अमर्त्य सेन, सी सीडी देशमुख, डी राजेंद्र प्रसाद। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस। इनके बारे में एनसीईआरटी बुक्स में भी बहुत कुछ दिया हुआ है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जान लेते हैं। पीसी महालनोबिस को आर्किटेक्ट कहा जाता है इंडियन प्लानिंग का। इन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान को डिजाइन किया था, एंड ही वाज द सेम पर्सन हु फाउंडेड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। एंड जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका मेन फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हैवी इंडस्ट्रीज। सेकंड 5 ईयर प्लान ने ग्रोथ रेट अचीव की थी 4.27% की, हालांकि टारगेट 4.5% का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, it refers to a contracting out some of its activities to a third party which were earlier performed by the organization. ऑप्शन है आउटसोर्सिंग, बी ग्लोबलाइजेशन, सी प्राइवेटाइजेशन, डी लिबरलाइजेशन। यानी कि इन चारों में से किसका मतलब ऊपर दिया गया स्टेटमेंट होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में होता क्या है कि मान लो कोई एक कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा कोई काम किया जा रहा था, बट अब वो उस काम को किसी थर्ड पार्टी को दे रही है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, जैसे कि हमारे देश में जो बीपीओ सेंटर्स होते हैं, जो कॉल सेंटर्स होते हैं, वो क्या है, एक आउटसोर्सिंग का एग्जाम्पल है। वो कंपनी कहाँ है, अमेरिका पे, बट उनके कॉल सेंटर्स कहाँ है, इंडिया पे। सो ये है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग भारत में ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ है तब से बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुकी है, तब से बहुत ज्यादा फैल चुका है। एंड आउटसोर्सिंग एक बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में क्रिएट कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अंडर विच 5 ईयर प्लान ब्लू रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत नील क्रांति शुरू हुई? ऑप्शन ए 5th, बी 6th, सी 7th, डी 8th। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 7th। ब्लू रेवोल्यूशन को थोड़ा बहुत डिटेल में देखें। सो इट वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग 7th 5 ईयर प्लान which existed between 1985 to 1990, and the sponsorship to it was provided by FFDA. FFDA means Fish Farmers Development Agency, which was one of the agency of central government of India. So all these facts need to be in your mind.
क्वेश्चन नंबर 20, द फाइनल अप्रूवल टू द 5-year प्लान्स ऑफ इंडिया वाज गिवन बाय। अब हमें ये बात क्लियर है कि प्लानिंग कमीशन 5-year प्लान्स बनाती थी, बट उन 5-year प्लान्स को फाइनली अप्रूव कौन करता था? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि एनडीसी। सो प्लान फॉर्मुलेट करता था हमारा प्लानिंग कमीशन, लेकिन उस प्लान को फाइनल अप्रूवल देता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ड्राफ्टेड द सेकंड 5-year प्लान, यानी कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया था? जिस प्रकार से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा संविधान था, उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था बी आर अम्बेडकर ने। सो इन दैट सेम वे सेकंड 5-year प्लान का ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था? ऑप्शन ए एनवी गडगिल, बी वीके आरवी राव, सी पीसी महालनोबिस, डी सीडी देशमुख। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। ही इज सेड टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग एंड ही इज द सेम पर्सन हु फाउंडेड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? सो जो हमारी नीति आयोग होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, उसका चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, बी होम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी फाइनेंस मिनिस्टर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर। सो जो भी हमारी नीति आयोग है उसका चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, 7th 5-year प्लान मेनली एम्फेसिस्ड ऑन। जैसे कि हमारा फर्स्ट 5-year प्लान है, उसका मेन फोकस क्या था? एग्रीकल्चर। सेकंड 5-year प्लान का मेन फोकस था इंडस्ट्री। इन दैट सेम वे आपसे पूछा जा रहा है कि 7th 5-year प्लान का मेन फोकस क्या था? उसने मेनली किस चीज पे एम्फेसिस किया? ऑप्शन ए रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी हटाने पे, ऑप्शन बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सी फूड ग्रेन प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, डी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फूड ग्रेन प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। सो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा 7th 5-year प्लान था उसका मेन फोकस था फूड ग्रेन प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। इनफैक्ट आपको हर एक 5-year प्लान का मेन फोकस पता होना चाहिए, बिकॉज यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फोकस एरिया फॉर सेकंड 5-year प्लान? अभी इसे डिस्कस किया। सो जो सेकंड 5-year प्लान था उसका मेन फोकस क्या था? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, बी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सी रिमूविंग पॉवर्टी, डी सेल्फ रिलायंस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने अपने प्रीवियस स्लाइड्स में इनडायरेक्ट वे में डिस्कस कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 25 है, Who was the Prime Minister of India at the time of LPG reforms? So जो LPG reforms हुए थे 1991 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी मनमोहन सिंह, सी पीवी नरसिम्हा राव, डी चंद्रशेखर। सो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। सो इस तरीके से खत्म होती है हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस MCQs बेस्ड ऑन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस such as United Nations, World Trade Organization, World Health Organization. So इन पे बेस्ड MCQs को हम डिस्कस करेंगे। So do prepare the topic Global Institution। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Till then, bye bye, have a good day and thanks.